ठीक है दोस्तों, जब आपको ब्रिटेन की टूटी फूटी हालत समझ नहीं आ रही थी, जब आप ब्रिटिश सत्ता प्रतिष्ठान के एक के बाद एक बेवकूफ़ी भरे फैसलों को समझ नहीं पा रहे थे, तभी वे लोग किसी तरह इसे और भी मुश्किल बना देते हैं। या क्या वे सच में ऐसा करते हैं? क्या वे हमारे लिए इसे समझना और भी मुश्किल बना रहे हैं? या वे वास्तव में हमारे लिए यह समझना आसान बना रहे हैं कि ब्रिटिश समाज, उसकी सिविल सर्विस, उसकी राजनीति, उसके सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करने वाले लोग ब्रिटेन को सुधारने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। वे जानबूझकर ब्रिटेन को सक्रिय रूप से बर्बाद कर रहे हैं और इसका असर सिर्फ एंग्लोस्फीयर देशों में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी जगत में महसूस किया जाएगा। इसका असर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी महसूस किया जाएगा। इसका असर कनाडा, न्यूजीलैंड और हाँ, यहाँ तक कि अमेरिका में भी महसूस किया जाएगा। मैं जानता हूँ अमेरिकी खुद को अनोखा मानते हैं, लेकिन सच यह है कि हम सब जुड़े हैं। जो विचारधारा और लोग ब्रिटेन को बर्बाद कर रहे हैं, वे यहाँ भी पूरी मेहनत से लगे हैं। हमारे हर महान देश में वे व्यस्त हैं। देखिए किंग चार्ल्स। वैसे आप जानते हैं, मुझे पता है कि राजशाही के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। बहुत से लोग हैं जो खुद को एंटी मोनार्किस्ट या कुछ ऐसा ही कहते हैं। मैं एक बाहरी व्यक्ति के रूप में हमेशा शाही परिवार को कुछ हद तक श्रद्धा की नज़र से देखता आया हूँ। श्रद्धा ज़रूरी शब्द नहीं, पर मैंने हमेशा इसे सकारात्मक रूप में देखा। मैं प्रिंसेस डायना का बड़ा प्रशंसक था। मुझे याद है अगस्त 1997 में, हाँ वो अगस्त 1997 था, मैं 13 साल का था। पहले मदर टेरेसा, फिर नुसरत फ़तेह अली खान का निधन हुआ। उनकी मौत से मैं सच में बहुत दुखी था। मुझे याद है प्रिंसेस डायना ने उनका जिक्र किया था। कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया और मैं सच में रो पड़ा। मुझे उन पर गुप्त रूप से क्रश था। आप जानते हैं, जैसे मैं 13 साल का लड़का था और मुझे याद है कि मैं बहुत दुखी और परेशान हो गया था और मैं रो पड़ा था। फिर मैंने प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी को देखा। हैरी शायद मेरी उम्र के हैं। तो आप जानते हैं, मुझे शाही परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता। इसे देखिए, ये राजा है। ये है किंग चार्ल्स। इन्हें देखिए। शाही परिवार ने अभी अभी राजशाही की भूमिका बदल दी है, जिसमें अब दूसरे धर्मों को भी शामिल किया गया है। राजा की आधिकारिक जिम्मेदारी, जो पहले इंग्लैंड के चर्च के रक्षक की थी, अब उसे अपडेट कर दिया गया है कि वह बहुधार्मिक राष्ट्र में आस्था की रक्षा करे, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो। एक तरफ वे सालों से, दशकों से ईसाइयों और ईसाई धर्म की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने सचमुच ऐसे कानून बनाए हैं जो ईसाई विरोधी हैं। आइए सिर्फ गर्भपात पर बात करें। मेरी राय चाहे जो हो, मैं इस पाखंड को जरूर उजागर करूंगा। उदाहरण के लिए, ईसाई गर्भपात पसंद नहीं करते। ठीक है, उन्हें पसंद नहीं है। उनका मानना है कि यह हत्या के समान है, भले ही भ्रूण सिर्फ एक दिन का ही क्यों ना हो। हाँ, उन्हें ईसाई धर्म के दावे को नकारने में दिक्कत नहीं हुई और वे आगे बढ़ गए। मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में 70 के दशक से गर्भपात कानूनी है। मुझे लगता है यूके में भी ऐसा ही है, चाहे 80 या 90 के दशक हों। अमेरिका में हाल ही में रो बनाम वेड को पलट दिया गया, जो दशकों से था। पर जब ईसाई धर्म को नकारने या उसके खिलाफ कानून बनाने की बात आती है, तो वे तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब अन्य संस्कृतियों की बात आती है, जैसे इस्लाम, जो कई बार शत्रुतापूर्ण और भयानक होते हैं, मैं खुशी खुशी एक कट्टर मौलिकवादी ईसाई समाज में रहूंगा। न कि सिर्फ इस आधुनिक सौम्य ईसाई समाज में, बल्कि एक कट्टर उग्र ईसाई समाज में। मैं उस समाज में रहना पसंद करूंगा, न कि किसी उदार मुस्लिम समाज में। अब ये आदमी बचाव कर रहा है। उसका काम अब बहु धार्मिक राष्ट्र में आस्था की रक्षा करना है। हिजाब, बुर्का, नकाब, ये सब कुछ। तो चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो इसे देखिए। तो राजा अपने आधिकारिक भूमिका की नई परिभाषा में बहुधार्मिक राष्ट्र के भीतर आस्था के लिए स्थान की रक्षा करेगा। बकिंगम पैलेस की नी सॉवरेन ग्रांट रिपोर्ट में राजा की भूमिका में बदलाव दिखाया गया है, जिसमें महामहिम को ब्रिटेन के विविध धार्मिक परिदृश्य में आस्था के रक्षक बताया गया है। FGM, बाल विवाह, बहुविवाह, द्विविवाह, सम्मान संस्कृति, इन सब का अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के वर्तमान सम्राट द्वारा बचाव किया जाएगा। आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो सांस्कृतिक विभाजन थे, उनके पीछे एक वजह थी। मुस्लिम दुनिया मूल रूप से ईसाई दुनिया
या सामान्य रूप से पश्चिमी दुनिया से अलग है। ये विभाजन सदियों से एक वजह से मौजूद है। लोगों को लाने और यह मानने का यह कृत्रिम विचार कि सब कुछ ठीक हो जाएगा साफ तौर पर उनके लिए उल्टा पड़ गया है। साफ है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्या यह मजेदार नहीं है कि रूपर्ट लोव ने हाल ही में इसके बारे में बात की थी? यही बात रूपर्ट लोव ने हाल ही में कही थी। उन्होंने इसके बारे में बोला था। बिल्कुल सही किंग। तो वो सबसे ऊपर बैठते हैं। संविधान के अनुसार वो बहुत महत्वपूर्ण है पैट्रिक, क्योंकि तकनीकी रूप से हमारे संविधान के तहत उन्हें आस्था के रक्षक के रूप में माना जाता है। यही उनकी भूमिका है और वो आस्था इंग्लैंड का चर्च है। वह आस्था है ना, वह आस्था के रक्षक है, सभी आस्थाओं के नहीं। उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हैं मैंने प्रिंस ट्रस्ट के लिए बहुत काम किया है और मैं किंग चार्ल्स से कुछ मौकों पर मिला हूँ। मुझे नहीं पता कि वह इस स्थिति को प्रभावित करने के लिए क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वह अच्छे इंसान होते तो वह ये रिपोर्ट पढ़कर सही दिशा में प्रभावित करते। और मेरी राय में मुझे लगता है कि उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि वो धर्म के रक्षक हैं, जबकि मुझे लगता है मैं सही कह रहा हूं कि वो खुद को आस्थाओं के रक्षक के रूप में वर्णित करना पसंद करते हैं। देखिए, आप एक साथ आस्था के रक्षक और आस्थाओं के रक्षक नहीं हो सकते। अगर आप इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख हैं तो आपको आस्था के रक्षक बनना ही होगा। ये आस्थाएं आपस में नहीं मिलती, ये एक दूसरे के विरोध में हैं। मुसलमान ईसाइयों को दुश्मन मानते हैं क्योंकि उनकी नज़र में ईसाई एक सच्चे भगवान के अलावा और देवताओं को मानते हैं। वे कहते हैं कि वे एक ही भगवान को मानते हैं, लेकिन यीशु को भगवान का पुत्र नहीं मानते और इसी कारण ईसाइयों से नफरत करते हैं। यही कारण है कि वे उनसे नफरत करते हैं। इसे देखिए। हमारे धर्म में हमें अल्लाह के लिए वही पसंद करना और नफरत करनी चाहिए जो अल्लाह करता है, और इसके विपरीत हम उससे नफरत करते हैं जिससे अल्लाह नफरत करता है। चलो बात को घुमा फिरा कर ना कहें। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम एक ही सोच पर नहीं हैं, हम दोस्त नहीं हैं। क्या ये समझ में आता है? हम दुश्मन हैं। बहुत सीधा है, कोई एकीकरण नहीं, कोई बहुसांस्कृतिकता नहीं, कोई विविधता नहीं, कोई सहिष्णुता नहीं। मेरा अपना तरीका है, तुम्हारा अपना तरीका है। तुम्हारे पास अपनी लोकतंत्र है, हमारे पास अपनी शरिया है। तुम्हारे पास अपनी फ्री मिक्सिंग है, हमारे पास अपना तरीका है। बाजार ने तुम्हारी अपनी धोखाधड़ी है, तुम्हारे अपने क्रेडिट कार्ड हैं। हमें पता है, हमारे पास अपनी आर्थिक व्यवस्था है, हमारी अपनी विदेश नीति है, हमारा अपना समझौता है। तो ये लोग हैं। यह वह आस्था है जिसे परंपरागत रूप से आस्था के रक्षक ने यानी ईसाई धर्म का बचाव करने जा रहा है। वो ऐसा क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन मैं ये बात रखता हूँ। ये लॉरेंस है। माफ़ कीजिए, मैं उसका नाम भूल गया। वह डैन वूटन के शो या चैनल पर मुख्य रिपोर्टर है। उसका नाम लॉरेन कुछ है। लोग मुझे कैमरे के बाहर बताते हैं कि उन्हें लगता है कि किंग चार्ल्स मुस्लिम है। वाह, ये किसने आपको बताया? मैं नहीं बताऊंगी। ये किसी बहुत ऊंचे पद वाले ने बताया था। लेकिन मुझे चेतावनी दी गई है, इस्लाम के बारे में बात मत करो, ये सुरक्षित नहीं है। अब तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ हो चुका है। उसके साथ लोग थे। तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे हैरानी नहीं होगी। आपको इस पर गौर करना होगा। आपको खुद से पूछना होगा क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में जो कहा था वो कहा था कि आप इसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। ज़रूर कुछ लोग हैं जो पश्चिम को इस्लामी बना रहे हैं। ये सब एक साथ हो रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। इस्लाम के संदेश में कोई सुंदरता नहीं है, कोई छुपी हुई सुंदरता नहीं है कि अचानक हमारे सभी महान पश्चिमी समृद्ध पश्चिमी सभ्यतागत देश इस्लाम के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, वे पूरी तरह से नहीं गिरे हैं तो अभी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब हो रहा है। ये ज़रूर प्राकृतिक नहीं है, इसमें कुछ बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैंने कहा। इसका कोई मतलब नहीं, आप इसे समझ नहीं सकते। एक पिछड़ा मध्ययुगीन धर्म जिसे पिछले 200 सालों से पश्चिम ने बुरी तरह दबा दिया था, अचानक हर अमीर पश्चिमी देश में अपना सिर उठा रहा है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लगता है कोई देश सुरक्षित नहीं, ज़रूर कुछ हो रहा है। और जो लोग ये सब कर रहे हैं
उनकी बहुत ऊंचे स्तर तक गहरी पहुंच जरूर होगी। इसीलिए जब ट्रंप आए, एक सच्चे अमेरिकी, न्यूयॉर्कर और बिजनेसमैन, उन्होंने पहले कार्यकाल में कहा, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, हमें सभी मुस्लिम देशों से आने वाले प्रवास को रोकना होगा। यही उन्होंने 2015 में कहा था। 2015 अब से 11 साल पहले की बात है। लगता है जैसे बहुत पुरानी बात हो। तब दुनिया बहुत अलग थी और सब उन पर टूट पड़े। मैं ये नहीं कर सकता। 13 देश शामिल हुए। फिर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा। ये तुरंत होने वाला है, चाहे कोई भी दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी आए। मैं ऑस्ट्रेलिया की पॉलिन हैंसन से आग्रह करता हूं कि वे उस नीति को अपनाएं। मुझे पता है कि उन्हें हमारे पारंपरिक रूढ़िवादी राजनीतिक दल, लिबरल्स और नेशनल्स, जिन्हें आमतौर पर गठबंधन कहा जाता है, से भी बहुत सारे हमले झेलने पड़ेंगे। संभव है उन्हें उन्हीं से हमले झेलने पड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये कदम तुरंत उठाने होंगे। आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते अगर मैं मानूं कि किंग चार्ल्स एंग्लोस्पियर देशों अमेरिका को छोड़कर में इस्लामीकरण का एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में उनका असर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारा आधिकारिक राष्ट्राध्यक्ष गवर्नर जनरल है। हमारे प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते हैं और गवर्नर जनरल किंग चार्ल्स को रिपोर्ट करते हैं। मैं नहीं कहता कि एन चार्ल्स हमारे रोजमर्रा के मामलों में दखल देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन जाहिर है कि औपचारिक पद होने के बावजूद उनका कुछ रोल है, उनका कुछ प्रभाव है, इसका कुछ महत्व है। ठीक है। और ऐसा लगता है कि हमारे वामपंथी राजनेता वे ज्यादा झुकाव रखते हैं। वे किंग चार्ल्स के एजेंडा या उनके सोचने के तरीके के ज्यादा करीब है। जॉन हैनम को सुनिए। हाँ, चलिए सुनते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। क्या यह इस राष्ट्र के विघटन का एक और संकेत है? राजा या रानी हमेशा से, या कम से कम 1530 के दशक से, जब हेनरी आठवें ने इंग्लैंड का चर्च बनाया था, ऐसा ही रहा है। राजशाही के प्रमुख, बस उस बोझ की कल्पना कीजिए। एक पल के लिए इतिहास के बोझ की कल्पना कीजिए। ये संस्थाएं जो टुकड़ों में बांटी जा रही हैं, इनमें से कुछ संस्थाएं या कुछ परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। हम किंग हेनरी द आठवें के समय तक पीछे जा रहे हैं दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक सम्राट 16वीं सदी से ही धर्म के रक्षक रहे हैं, और कोई आता है और इसे आसानी से फेंक देता है। जाहिर है इसका कुछ न कुछ असर तो होगा ही। इसी वजह से जैसे जब हमने कहा था कि जब आप बुनियादी मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता, विविधता, बहुसांस्कृतिकता के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब आप इन मूल्यों के साथ रातों रात छेड़छाड़ करते हैं, तो आपको लग सकता है कि हमने बस थोड़ा सा बदलाव किया है। बिल्कुल, ऊपर से देखने पर तो यह नेक काम भी लग सकता है। दूसरी संस्कृतियों और दूसरी जातियों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में क्या बुराई है? इसमें क्या गलत है? मेरा मतलब है, देखने में तो यह अच्छी बात ही है। अगर हम अचानक अफ्रीकी या दक्षिण एशियाई लोगों के प्रति ज्यादा सहिष्णु हो जाएं, तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? खैर, हमने देखा है कि क्या होता है। यही होता है। ओह, मुझे पता है। पश्चिमी समाज का पूरी तरह से पतन। ये पेरिस है। विदेशी संस्कृतियों के विदेशी पुरुषों के झुंड बस तबाही मचा रहे हैं। और आपके कस्बे और शहर, ये इथियोपिया है, ये लंदन है। आपके कस्बे शहर बिल्कुल विदेशी लगते हैं। इसमें कुछ भी ब्रिटिश जैसा नहीं है। शायद ये इमारतें, ये पुरानी इमारतें, अब तो वो इमारतें भी बदसूरत लगती हैं। यही होता है जब आप छेड़छाड़ करते हैं, जब आप अपनी बुनियादी मूल्यों के साथ खेलते हैं। तो सतह पर भी वे अच्छे और सद्गुणी दिख सकते हैं। वे नहीं हैं। इनके परिणाम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम पहले से न देख सके। चलिए उनका संदेश पूरा करें। और इंग्लैंड का चर्च स्थापित किया। राजशाही के प्रमुख, राजा या रानी, हमेशा से ही विश्वास के रक्षक रहे हैं, इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख रहे हैं और इंग्लैंड के चर्च के भीतर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। अब राजशाही ने इस भूमिका की नई परिभाषा जारी की है और अब राजा का आधिकारिक कार्य महल द्वारा प्रकाशित नई परिभाषा के अनुसार
एक बहुधार्मिक राष्ट्र में विश्वास की रक्षा करना है। तो अब वे डिफेंडर ऑफ द फेथ नहीं रहे, अब वे कई धर्मों की रक्षा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो वे अब चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख नहीं रह सकते। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव है। खैर, यह तो क्लासिक हितों का टकराव है। आप दो प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्वियों के लिए वकील नहीं बन सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इस देश में ये राजशाही के लिए बड़ा संवैधानिक बदलाव है, फिर भी इसे चुपचाप लागू किया गया है। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये उनके काम में बदलाव है। जाहिर तौर पर इस नई परिभाषा का एक हिस्सा सामाजिक एकता की रक्षा करना और समुदायों की रक्षा करना भी है। ये समुदाय वे वास्तव में हमें बताते हैं कि यही विविधता है। विविधता हमें मजबूत बनाती है। यहाँ विविधता कहाँ है? विविधता कहाँ है? यहाँ एक गोरे व्यक्ति को ढूंढो। यहाँ एक भी गोरे व्यक्ति को ढूंढो। ये विविधता नहीं, आक्रमण है। मैं तुम्हें बताता हूं कि विविधता क्या है, या शायद थी, अभी भी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बाहरी हूं। जब मैं मेलबर्न के अपने उपनगर या मेलबर्न के कुछ इलाकों में चलता हूं तो मैं अलग दिखता हूं, लेकिन मुझे अलग महसूस नहीं होता। मैं देखता हूं कि मेरे आसपास ज्यादातर लोग ऑस्ट्रेलियाई हैं और कुछ लोग मेरी तरह दिखते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भी मैं घुल मिल जाता हूं, क्योंकि मैं पश्चिमी कपड़े पहनता हूं। मैं ऐसे पारंपरिक कपड़े नहीं पहनता जैसा कि ये लोग पहन रहे हैं। इसे देखो, ये क्या है? आप इसे विविधता कहे। वो विविधता अच्छी है, क्योंकि समावेशन या प्रवास का पूरा मकसद यही था कि लोग घुल मिल जाएंगे। वे ऐसे अपने अलग इलाके नहीं बनाएंगे, वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक यही हुआ है। मुझे नहीं पता। सामाजिक एकता, ये बकवास शब्द है। कोई सामाजिक एकता है ही नहीं। सामाजिक एकता के नाम पर हमें यही मिल रहा है। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। माफ कीजिए, हर चीज का एक वीडियो है। हम कैसे कर सकते हैं? यहां सामाजिक एकता कहां है? ये लोग नफरत करते हैं, ये नफरत करते हैं। वे ब्रिटेन से नफरत करते हैं। वे ब्रिटेन, ब्रिटिश संस्कृति, ब्रिटिश समाज और ब्रिटिश जीवन शैली से नफरत करते हैं। वे इससे जुड़ी हर चीज से नफरत करते हैं। और मैं सच कहूं तो मैं उन्हें दोष भी नहीं देता। वे जैसे हैं वैसे ही हैं। इंसानियत हमेशा से ऐसे ही काम करती आई है। इंसानों ने हमेशा अपनी संस्कृति और जीवन शैली को सर्वोपरि रखा है। देखिए, यह पाकिस्तानी मुस्लिम अमेरिका से नफरत करता है। हमारे पास एक आदमी है जो उन अमेरिकी पूर्व सैनिकों से नफरत करता है जिन्होंने उसे ये कहने की आजादी दी कि वो क्या है। किसी ने मुझे आजादी नहीं दी। मेरे माता पिता ही एकमात्र लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया है। किसी भी पूर्व सैनिक ने कोई बलिदान नहीं दिया। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं अमेरिकी सेना का समर्थन नहीं करता। नहीं, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन नहीं करता। मैं दोनों को ही नीचा समझता हूं। वह अमेरिकी सरकार और अमेरिका दोनों को नीचा समझता है। यही वही अमेरिकी समाज है जिसने इस गंजे को आने दिया। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस गंजे को आने दिया। शायद वो बचपन में आया और बोला, मेरे माता पिता ने बलिदान दिया। तुम्हारे माता पिता ने सच में बलिदान दिया। वे बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका आए और उन्हें वह मिली भी। उन्हें तुम्हें लाहौर की झुग्गियों में छोड़ देना था, तब देखते तुम क्या बनते। तो अब कोई सामाजिक एकता नहीं बची है दोस्तों। अब वो समय चला गया है जब बहस या बातचीत हो सकती थी। अब कार्रवाई का समय आ गया है। अब बहुत से लोग कहेंगे हाँ यही सही है, और नैतिक रूप से आप कह सकते हैं कि यही सही बात है। नहीं। एक सम्राट का कर्तव्य पूरे देश और हर व्यक्ति को एकजुट रखना है। नहीं, 10 साल पहले मैं मान लेता, अब नहीं। अब नहीं, क्योंकि हमने देख लिया है। हमने देखा है कि क्या होता है। हमने देख लिया है। चाहे आप किसी पुरानी वैल्यू जैसे 500 साल पुरानी के साथ छेड़छाड़ करें। मुझे हैरानी है कि उन्हें इसके पीछे पड़ने में इतना वक्त लगा, जबकि यह हेनरी अष्टम के समय से चला आ रहा है। जागरूक वामपंथी इसे पुराना कह सकते हैं। आप जानते हैं, हम एक बहुनस्लीय बहुसांस्कृतिक समाज हैं, तो चलिए इसे बदल देते हैं। उन्हें इसे 10 साल पहले ही बदल देना चाहिए था। मुझे लगता है 10 साल पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया होता, मैं वीडियो भी नहीं बनाता। लेकिन अब हमें पता है क्या होता है। हर बार जब ईसाई या पश्चिमी लोग विदेशी संस्कृतियों या विदेशी लोगों को समायोजित करने के लिए कुछ खोते हैं, तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता।
एक भी उदाहरण नहीं है। आप मुझे उदाहरण नहीं दे सकते? ठीक है, मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट भी गलती थी। मैं कह रहा हूं कि मैं उस पर राय नहीं दे रहा हूं। जब आप किसी और को अपने नुकसान पर ऊपर उठाते हैं तो आपको कुछ खोना पड़ता है, बस इतना ही। मुझे उससे ज़रूरी नहीं कि कोई दिक्कत हो, लेकिन जो वो करते हैं उसकी परिभाषा बदलना या उन्हें धर्म के रक्षक कहने की परिभाषा बदलना, वो हमेशा से यही परिभाषा रही है। इसे चर्च ऑफ इंग्लैंड यूं ही नहीं कहा जाता, इसे एंग्लिकन चर्च यूं ही नहीं कहा जाता। उस परिभाषा को बदलना एक बहुत बड़ा कदम है और इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं हो। कोई बहस नहीं, इस पर कोई बहस विवाद नहीं हुआ, हमारी जानकारी में कोई सलाह मशविरा भी नहीं हुआ, संसद में कोई चर्चा नहीं, कोई संसदीय कार्रवाई नहीं। और अब हम चर्च ऑफ इंग्लैंड की उन पुरानी बातों को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब हम सभी धर्मों की रक्षा करेंगे। हम अब चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुखिया नहीं रहना चाहते, वो तो पुरानी बात हो गई। क्या मजाक है। इससे पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। अगर आप सोचे तो चर्च ऑफ इंग्लैंड नामक इस ईसाई संप्रदाय की रक्षा में अब अंग्रेज सम्राट की कोई रुचि नहीं रही। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है? जैसे आपने कुछ नया खोज लिया हो, जैसे सऊदी लोग इस्लाम छोड़ दें और कहें, जानते हो क्या, मुझे अब इस्लाम की परवाह नहीं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडोनेशिया शायद एक दिन इसे छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने इसे बनाया नहीं, सिर्फ पालन किया। सऊदी अरब इसे कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही अब वे इस्लाम में विश्वास न करें, क्योंकि उन्होंने ही इसे बनाया था। यही इसकी स्थिति है दोस्तों। ये है ब्रिटेन की विकृत हालत। वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे यूनाइटेड किंगडम को तोड़ नहीं देते, और उसके साथ साथ हमारे सभी महान अंग्रेजी भाषी पश्चिमी देशों और पश्चिमी देशों को भी। वे रुकेंगे नहीं, ये वे खुलकर कह रहे हैं। वे खुलकर कहते हैं कि गोरे लोगों को बच्चे नहीं होने चाहिए ताकि अन्य जातियों को जगह मिले। मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता। मुझे नहीं पता, असल में वो तो नस्ल सुधार यूजेनिक्स है ना? वामपंथी, किसे लगा था कि वे यूजेनिक्स को बढ़ावा देंगे?